हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि 37 वीक से पहले गर्भावस्था एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। हर बच्चा तय समय पर पैदा नहीं होता, कुछ बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं। प्रीटर्म बर्थ और पीआरओएम ऐसी स्थितियां हैं जो चुपचाप सीरियस रिजल्ट देती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीटर्म लेबर और पीआरओएम यानी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीटर्म लेबर और पीआरएम यानी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। सबसे पहले ये क्या होता है। व्हेन लेबर स्टार्ट्स एट लेस देन 37 वीक्स ऑफ लेबर इज नोन एज प्रीटर्म लेबर। तो अगर हमारा जो बच्चा है अगर 37 वीक से पहले आ जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। यानी अगर हमारा लेबर जो है अगर स्टार्ट हो जा रहा है 37 वीक से पहले, तो इन सभी सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो आखिर प्रीटर्म लेबर जो है ये क्यों खतरनाक होता है और क्यों इसको हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए। तो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि लंग्स ऑफ फीटस आर नॉट मैच्योर। तो जो बच्चे का जो लंग्स है वो क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लंग्स जो मैच्योर होता है वो जनरली 37 से 40 वीक्स में जो बच्चे का जो लंग्स है वो क्या होता है, मैच्योर होता है। तो अगर बच्चे का जो लंग्स है वो मैच्योर नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, देखते हैं। तो कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी जो है बच्चे के सांस लेने में क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो अगर बच्चा हमारा जो है प्रीटर्म है ना, तो अगर प्रीटर्म हमारा जो बच्चा रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है, ब्रेन ऑफ बेबी इज नॉट फुली डेवलप्ड। तो बच्चे का जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है। देख लेते हैं। तो फीटल लंग्स स्टार्ट मैच्योरिंग बाय, तो फीटल लंग्स जो है वो कब स्टार्ट होता है मैच्योर होना, यानी जो फीटल लंग्स है वो कब परिपक्व स्थिति की ओर बढ़ता है। तो ये हमारा 30 बिटवीन 34 वीक्स एंड मैच्योरेशन कंप्लीट बाय 37 वीक्स, यानी 34 वीक्स में हमारा जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है और 37 वीक तक जो है हमारा जाता है। यानी फीटल लंग जो है वो हमारा मैच्योर होता है 34 से 37 वीक्स में। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे का जो लंग्स है वो फीटल लंग्स जो है मैच्योर हो चुका है यानी परिपक्व हो चुका है। तो देख लेते हैं आगे। टू नो वेदर लंग्स ऑफ फीटस आर मैच्योर और नॉट, यानी अब हम लोग को पहचानना है कि हमारा जो बच्चे का जो लंग्स है वो मैच्योर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक टेस्ट कराएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल मैच्योरिटी टेस्ट, यानी फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो टाइप 2 जो सर्फेक्टेंट जो होता है वो हमारा रिलीज करता है कौन, टाइप 2 सेल। तो आगे ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं, तो कौन सा टेस्ट करेंगे, फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि फीटल लंग जो मैच्योरिटी टेस्ट है ये कैसे करते हैं। तो बेसिस क्या होगा हमारा फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट का। तो फीटल लंग मैच्योरिटी में एक खास टाइप का जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको रीराइट कर लीजिएगा। तो टाइप 2 जो हमारा जो सेल है, टाइप 2 न्यूमोसाइट जो सेल है वो क्या करता है, तो टाइप 2 जो न्यूमोसाइट सेल है वही जो है हमारा क्या रिलीज करता है, सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। और सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है हमारे लंग्स में। तो सरफेस टेंशन को अगर कम करेगा तो क्या होगा, तो सर्फेक्टेंट जो है हमारा सोपी मटेरियल है। तो इससे क्या होता है, सोपी मटेरियल है तो विच इज फॉर्म्ड बाय द फीटल लंग्स। तो फीटल लंग्स से जो क्या निकल रहा है, सर्फेक्टेंट निकल रहा है। और सर्फेक्टेंट ही जो है हमारा वो कारक है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, फीटल लंग मैच्योर होता है। तो फीटल लंग अगर मैच्योर हो रहा है तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है हमारा, सर्फेक्टेंट है। देख लेते हैं आगे। तो अल्टीमेटली सिक्रेटेड इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर हमारा जो सर्फेक्टेंट है, अगर हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को अगर जांच कराएंगे सर्फेक्टेंट के लिए, तो अगर उसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फीटल लंग है वो अच्छे तरीके से मैच्योर है, यानी फीटल लंग जो है वो अच्छे तरीके से परिपक्व है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट कराने के लिए क्या करेंगे, टेक आउट एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेंगे, किसके द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। तो एमनियोसेंटेसिस में हम लोग क्या करेंगे, फीटल लंग में चेक करते हैं सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो है फीटल लंग मैच्योर हो चुका है। अब हम लोग जो फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, किस किस तरीके से करते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। तो एमनियोसेंटेसिस में देखते हैं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या किए कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हमने मदर से बाहर निकाल लिया। अब फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट में हम लोग क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या किस चीज़ का रेशियो देखते हैं, कौन-सा डाई वगैरह भी डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली डन, तो क्या करते हैं,
लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो देखते हैं। तो अगर हम लोग लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का अगर रेशियो देखते हैं किसमें, सर्फेक्टेंट में, अगर ये 2 से ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि फीटल लंग मैच्योर है। तो ये क्या है, हमारा फीटल लंग मैच्योर रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा रेशियो मिलेगा तो ग्रेटर देन 2, और लेस देन अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फीटल लंग है वो इमैच्योर है, यानी परिपक्व नहीं है। तो ये था हमारा रेशियो, यानी किसमें किसका रेशियो देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का। कभी-कभी क्वेश्चंस क्या होता है, रेशियो बदल देता है, कभी-कभी दे देगा कि स्फिंगोमाइलिन इज़ टू लेसिथिन, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लेसिथिन इज़ टू स्फिंगोमाइलिन, ये ध्यान देने वाली बात है। सेकंड हमारा क्या है, बेस्ट टेस्ट हमारा क्या है, तो फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल हम लोग देते हैं। तो फॉस्फेटिल जो ग्लिसरॉल होता है वो अमनियोटिक फ्लूइड में अगर प्रेजेंट रहेगा तो इससे क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल जो है अगर प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फीटल लंग मैच्योर है। अगर हमारा अमनियोटिक फ्लूइड में फॉस्फेटिल अगर प्रेजेंट है, फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल अगर हमारा प्रेजेंट है, तो ये क्या हमारा फीटल लंग मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर एब्सेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि फीटल लंग अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं है। तो हम लोग 2 तरीका देखें जिसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अमनियोटिक फ्लूइड में 2 चीज़ें देखते हैं। क्या-क्या देखेंगे, तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशियो देखते हैं। ये पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका था। अब मैक्सिमम चांसेस है कि फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल आ सकता है एग्जाम में। तो ये आप लोग को याद रखना है। आगे अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा जो है बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट लंग मैच्योरिटी ऑफ फीटस इन डायबिटिक फीमेल, यानी डायबिटिक कोई फीमेल है उसमें अगर हम लोग को चेक करना है हमारा फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बेड साइड पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बेड साइड पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या है, सेक टेस्ट या बबल टेस्ट हम लोग देखते हैं। तो सेक टेस्ट और बबल टेस्ट ये भी बताएगा कि हमारा जो है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेंगे और बाहर करके टेस्ट ट्यूब में अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक करेंगे, यानी उसको हिलाएँगे। जब सेक करने के बाद क्या होगा कि अगर फीटल लंग मैच्योर होगा तो उसमें जो है बबल्स देखने को मिलेंगे। अगर बबल्स देखने को मिलेंगे यानी सोपी मटेरियल प्रेज़ेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्फेक्टेंट प्रेज़ेंट है। तो सर्फेक्टेंट अगर प्रेज़ेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि फीटल लंग मैच्योर हो चुका। अगर बबल नहीं देखने को मिलेंगे, टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग लेते हैं और बबल नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि फीटल लंग मैच्योर नहीं। अगला क्या है हमारा, नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। इसमें हम लोग डाई वगैरह डाल के देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट में हो गया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है देख लेते हैं। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल फीटल स्किन सेला हैव फॉस्फोलिपिड सिमिलर टू सर्फेक्टेंट। इसमें क्या रहता है कि जो फीटल स्किन है उसके पास भी क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड्स रहता है ना, जो कि सर्फेक्टेंट में भी पाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इफ स्किन सेल्स हैव फॉस्फोलिपिड दैट मीन्स सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन लंग्स। तो अगर हमारा सर्फेक्टेंट और हमारा जो स्किन है उसमें दोनों में क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है। तो मेनली हम लोग को क्या देखना है नाइल ब्लू टेस्ट में कि फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फॉस्फोलिपिड अगर हमारा प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो फीटल लंग है वो मैच्योर हो चुका है। अब इसका हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं आगे। तो इसको परफॉर्म करने का क्या है कि टेक एमनियोटिक फ्लूइड बाय एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। और एमनियोटिक फ्लूइड के पास क्या रहता है, फीटल स्किन सेल रहता है। तो फीटल स्किन जो सेल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, नाइल ब्लू सल्फेट में डालते हैं। जो डाई है हमारा, डाई में हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। तो डाई में अगर हम लोग को देखेंगे और उसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो अगर हम लोग को ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, तो अगर हमारा देखिए आप लोगों को मैं फिगर बनाकर दिखा दूँ, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या रहेगा कि येलो कलर रहता है, और येलो कलर के बाद यही जो येलो कलर है वो चेंज हो जा रहा है अगर हमारा ऑरेंज कलर में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऑरेंज कलर में हमारा चेंज हो रहा है और ये जो ऑरेंज कलर है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी अगर ये 50% से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लंग्स जो है वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो चुका है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगली बार नॉर्सेट वगैरह में नाइल ब्लू टेस्ट या फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल जो है ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम लोग देख लेते हैं। तो नाइल ब्लू सल्फेट जो होता है वो स्किन मैच्योरिटी के बारे में नहीं बताता है, ये हम लोग को बताता है लंग मैच्योरिटी के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइल ब्लू टेस्ट जो है हमारा किसके लिए प्रेजेंट होता है, किसके लिए हम लोग करते हैं। तो नाइल ब्लू जो टेस्ट होता है वो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए हम लोग करते हैं, ना कि स्किन मैच्योरिटी के लिए। अगला पॉइंट क्या है, अगर हम लोग ऐड करते हैं
डाई, तो कौन से कलर में चेंज होता है? तो यानी ये जो येलो कलर है वो किस में चेंज होता है? ऑरेंज कलर में चेंज होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अगला देख लेते हैं, विच ड्रग कैन एक्सेलरेट फीटल लंग मैच्योरिटी, यानी अगर हमारा जो है मान लीजिए 37 वीक्स हो चुके हैं और 37 वीक से पहले ही हमारा जो है मान लीजिए बर्थ हो चुका है, यानी जो बेबी है वो हमारा क्या है? प्री टर्म बेबी है। तो प्री टर्म अगर बेबी रहेगा तो उसमें हम लोग कौन सी दवा देंगे या फिर कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिसके द्वारा जो है हमारा फीटल लंग अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है? तो इसके लिए मेनली 2 दवाएँ देते हैं, एक हमारा डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। ये 2 दवाएँ हम लोग देते हैं जिसके द्वारा जो है फीटल लंग अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है। तो डेक्सामेथासोन, तो डी जो है कितने पे आता है? यानी चौथे पे आता है, तो इसका हम लोग D4 यानी डेक्सामेथासोन जो है हम लोग 4 डोज़ देते हैं और बीटामेथासोन यानी बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, तो 2 यानी बीटामेथासोन का कितना डोज़ देंगे? 2 डोज़ देंगे और डेक्सामेथासोन का 4 डोज़ देते हैं यानी 4 इंजेक्शन देंगे और टोटल डोज़ दोनों में कितना होता है? 24 मिलीग्राम होता है। तो टोटल हम लोग को कितना देना है? 24 मिलीग्राम। तो डेक्सामेथासोन का जो है 4 डोज़ देंगे तो एक डोज़ में कितना देंगे? 6 मिलीग्राम देते हैं और बीटामेथासोन में हम लोग कितना देंगे? 12 मिलीग्राम देते हैं, 24 घंटे अपार्ट, और इसमें 12 घंटे अपार्ट यानी 12 घंटा में देंगे और बीटामेथासोन को 24 घंटे में देते हैं। तो ये था हमारा ड्रग्स जो कि फीटल लंग मैच्योरिटी को क्योर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो हम लोग को कब देना चाहिए? एक नोट पॉइंट है हमारा क्या कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड नीड एट लीस्ट 48 आवर्स टू एक्ट आफ्टर गिविंग लास्ट इंजेक्शन, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो मिनिमम 48 घंटे लेता है अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का? तो कोरियो एमनियोनाइटिस जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस कंडीशन में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो हम लोग नहीं देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑफ चॉइस इन इंडिया, तो इंडिया में मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं। इन ऑल पेशेंट्स हु डिलीवर और इज अबाउट टू डिलीवर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो यानी हम लोग को या तो अगर 37 वीक से पहले हमारा प्री टर्म बेबी है तो उसमें हम लोग को मैक्सिमम चांसेस रहता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना ही देना है, ये ऐसा गाइडलाइन है। तो अब हम लोग प्री टर्म लेबर के बारे में देख लेते हैं। तो प्री टर्म लेबर का कॉजेज देख लेते हैं। तो कॉजेज जो है द मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इडियोपैथिक। तो इडियोपैथिक उन सभी टर्म्स को बोलते हैं जो अननोन होते हैं, यानी जो भी चीज़ अननोन रहेगा या हम लोग को पता नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इडियोपैथिक। तो यानी प्री टर्म जो हमारा लेबर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? इडियोपैथिक, डोंट नो। और अदर कॉजेज में क्या क्या आ जाता है? तो इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या यूटीआई हो सकता है। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस यानी पॉलीहाइड्रोमनस, तो पॉलीहाइड्रोमनस कितना होगा? 2000 ml से अगर ज़्यादा हो जाता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। ट्विन प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब यहाँ बॉडी का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर बॉडी का साइज अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया बोलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रिस्क फैक्टर है प्री टर्म के लिए वो क्या है? देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी अगर उसको प्रीवियस हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर का तो उस केस में भी क्या हो सकता है? प्रेजेंट में भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो प्री टर्म लेबर को बचाने के लिए जिस पेशेंट में हिस्ट्री है तो क्या करते हैं हम लोग? सर्वाइकल सर्कलास करते हैं, यानी सर्विक्स जो ढीला पड़ता है उसको हम लोग क्या करेंगे? एक स्टिच से बांध देते हैं। तो 2 तरह का स्टिच देते हैं, मैकडोनल और सीरोडॉट का। तो देख लेते हैं। तो गिव प्रोजेस्टेरॉन टू प्रेग्नेंट फीमेल, प्रोजेस्टेरॉन देंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और ये क्या है? प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। और सेकंड क्या है हमारा? यूट्रस पे हम लोग क्या करेंगे? सर्विक्स पे हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल ऑस के पास सर्कलास करते हैं, सर्वाइकल सर्कलास करेंगे। तो इसमें 2 तरह का आता है, एक मैकडोनल होता है और एक श्रीडॉटकर होता है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग कि प्रीटर्म लेबर है? तो इसमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 37 वीक से पहले होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। यानी प्री टर्म का मतलब ही हो गया कि 37 वीक से पहले। तो अगर 37 वीक से पहले अगर हमारा जो है लेबर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री टर्म लेबर बोलते हैं। और एक कंडीशन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो अल्ट्रासोनोग्राफी अगर हम लोग कराते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी जो है 4 सेंटीमीटर होता है। तो सर्विक्स जो है अगर छोटा हो जाएगा तो एज द सर्विक्स डायलेट्स एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स शॉर्टेन, तो अगर शॉर्टेन हो जा रहा है तो अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर हमारा जो सर्विक्स का जो लेंथ है वो अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो 2.5 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे?
लेंथ जो है अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। और डायलेशन अगर हमारा 2 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो एक हो गया क्या कि 37 वीक से पहले, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि 2.5 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, लेंथ कम होना चाहिए सर्विक्स का। ठीक है, अब और एक पॉइंट देख लेते हैं कि फीटल फाइब्रोनोएक्टिन ये क्या होता है। तो ये एक प्रोटीन पाया जाता है अम्नियोटिक एसिड में जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल फाइब्रोनोएक्टिन। तो देख लेते हैं, प्रोटीन इन अम्नियोटिक फ्लूइड और वजाइनल सिक्रेशन एट 37 वीक्स, यानी 37 वीक से पहले अगर जो है प्रीटर्म लेबर हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा, फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन देखने को मिलता है। फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो है ये प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगा हम लोग को 37 वीक से पहले। तो ये अगर प्रेजेंट है तो क्या क्या हुआ, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। और PROM यानी प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो कट ऑफ लेंथ ऑफ सर्विक्स टू प्रेडिक्ट प्रीटर्म लेबर, तो कट ऑफ लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ सर्विक्स ऑन USG इन प्रीटर्म, तो शेप ऑफ सर्विक्स कौन सा होता है, यू शेप्ड होता है ना। तो यू शेप देखने को मिलेगा सर्विक्स किसमें, प्रीटर्म लेबर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट अब हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग प्रीटर्म लेबर का। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंग्स जो होता है फीटस का उसको मैच्योर करने के लिए देंगे। तो मैच्योर करने के लिए करेंगे क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कौन सा देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है 48 घंटे उसको लगते हैं काम करने में। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हैव टू गिव ड्रग्स विच डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए यानी 48 घंटे हमको क्या करना है, डिले करना है। तो 37 वीक से पहले अगर हमारा जो लेबर हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन देंगे। अब डेक्सामेथासोन जो है इसको काम करने में कितने टाइम लगते हैं, तो 48 घंटे लगते हैं। तो इस 48 घंटे में हम लोग लेबर नहीं कर सकते। तो लेबर नहीं करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिलैक्स करना है, यानी जो यूट्रस है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देना, यानी लेबर स्टार्ट होने नहीं देना। तो लेबर नहीं स्टार्ट होने के लिए हम लोग को क्या करना है, मसल रिलैक्सेंट देना होगा। तो मसल रिलैक्सेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिले करता है लेबर में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। तो यही टोकोलाइटिक्स जो हो जाएगा ये क्या करेगा, डिले करता है, डिले करेगा किसको, लेबर को। तो लेबर को जब डिले करेगा तो क्या होगा, हमारा जो बेबी है वो उसका लंग्स क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, ब्रेन ऑफ बेबी इज नॉट मेच्योर। अगर बेबी का ब्रेन जो है अच्छे तरीके से मेच्योर नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, न्यूरो प्रोटेक्शन देते हैं। तो न्यूरो प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो जब कभी भी अगर हमारा प्रीटर्म लेबर हो रहा है 34 वीक से पहले, यानी 34 वीक से पहले अगर हमारा जो प्रीटर्म लेबर हो रहा है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देते ही देते हैं। अब हम लोग कुछ टोकोलाइटिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो दीज आर द ड्रग्स विच डिक्रीजेज और स्टॉप यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो भी ड्रग्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज या कम कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। दे आर गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं और प्रीटर्म में हमेशा देते हैं, प्रीटर्म में हमेशा देते हैं। तो कुछ टोकोलाइटिक्स ड्रग देख लेते हैं। तो कुछ टोकोलाइटिक ड्रग्स में सबसे पहला आ जाएगा बेस्ट कौन सा है, निफेडिपिन। ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये कैल्शियम का जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। और डायबिटिक मदर में हम लोग क्या देते हैं, निफेडिपिन ही देते हैं। और बेस्ट टोकोलैक्टिक इन हार्ट डिजीज पेशेंट, तो अगर कोई हार्ट डिजीज पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एटोसिबैन देते हैं। क्या देते हैं, एटोसिबैन देते हैं हार्ट डिजीज में। ये क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं टोकोलाइटिक विथ मैक्सिमम फीटल साइड इफेक्ट। तो मैक्सिमम फीटल जो साइड इफेक्ट होता है वो किस में होता है, इंडोमेथासिन में होता है। तो इंडोमेथासिन क्या करेगा, ओलिगोहाइड्रोमनेस और प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। अगला देख लेते हैं, तो टोकोलाइटिक विथ मैटरनल साइड इफेक्ट बीटा एगोनिस्ट। तो जितने भी बीटा एगोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मैटरनल साइड इफेक्ट को शो करते हैं, यानी माँ को क्या करेंगे, हार्म करते हैं। तो बीटा जो एगोनिस्ट होते हैं यूज्ड एज टोकोलाइटिक्स में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा राइटोड्रिन, यानी जो राइटोड्रिन है वो क्या होगा, बीटा एगोनिस्ट होगा। और आइसोक्सुप्राइन और टर्बुटालिन, ये सारे जो ड्रग्स है वो क्या रहते हैं, बीटा एगोनिस्ट होते हैं जो मदर को हार्म करते हैं। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ हमारा जो बीटा एगोनिस्ट है वो क्या हमारा ट्रिमर्स है, यानी
क्या होगा, उसका जो हाथ वगैरह जो है क्या होगा, हिलने लगेगा। अदर साइड इफेक्ट्स में हम लोग देख लेते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और हाइपोकैलेमिया और पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं टोकोलाइटिक्स जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारा डायबिटिक पेशेंट्स में। तो यानी जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हमारा टोकोलाइटिक्स क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो क्या होता है, कैन आल्सो एक्ट एज टोकोलाइटिक। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी जो हमारा टोकोलाइटिक्स की तरह हमेशा काम कर सकता है, लेकिन बट द लेवल एट विच इस टोकोलाइटिक इफेक्ट्स इज चेंज। तो यानी लेवल क्या हो रहता है, वो क्या हो जाता है, वो हाई होता है। तो काम तो करेगा लेकिन उसका डोज क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो टॉक्सिसिटी हमेशा होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट को जनरली यूज नहीं करते हैं। तो टोकोलाइटिक्स ड्रग्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं। तो निफेडिपिन हो जाएगा, टोसिबैन हो जाएगा, इंडोमेथासिन हो जाएगा और बीटा एगोनिस्ट में आइसोसुप्राइन, रिटोड्रिन और टर्बुटालिन। और लास्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब हम लोग कुछ रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा आज के लेक्चर में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या काम हो गया, मैच्योर करेगा फीटल लंग को। टोकोलाइटिक क्या करेगा, डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन को। और मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या करेगा, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए देते हैं अगर ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं है तो। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब देते हैं, प्री टर्म लेबर में देंगे बिफोर 37 वीक्स। और टोकोलाइटिक 34 वीक्स पे देते हैं अगर उससे कम है तो। और हमारा मैग्नीशियम सल्फेट भी देते हैं 34 वीक्स से पहले। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रग्स विच हैज़ नो रोल इन प्री टर्म लेबर। तो यानी कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका प्री टर्म लेबर में कोई रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्री टर्म लेबर को बचा सकता है, कैन प्रिवेंट प्री टर्म लेबर। और लेकिन ये कैन नॉट ट्रीट नहीं करेगा, ये बचा सकता है लेकिन ट्रीट नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट अ टोकोलाइटिक ड्रग, यानी टोकोलाइटिक ड्रग नहीं है। और नो रोल इन इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी इसका कोई रोल नहीं है इंड्यूस करने में किसको, लेबर को। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, केस क्या हो जाएगा। तो आप प्रेग्नेंट फीमेल एट 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है 35 वीक ऑफ गेस्टेशन पे जिसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और उसका अगर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी में सर्वाइकल लेंथ जो है वो क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर देखने को मिला। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सा देते हैं, डेक्सामेथासोन। और टोकोलाइटिक देंगे तो नहीं देंगे, टोकोलाइटिक्स हमेशा 34 वीक्स या उससे पहले आएगा तभी देंगे। तो अगर ये बच्चा फीमेल जो है वो कितने पे आई है, 35 वीक्स पे आया, तो 35 वीक्स पे अगर आई है तो हम लोग क्या करेंगे, टोकोलाइटिक्स देंगे, नहीं देते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नो रोल ऑफ टोकोलाइटिक्स, कि टोकोलाइटिक्स भी नहीं देंगे और मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं देते हैं, क्योंकि मोर देन 34 वीक्स, यानी 34 वीक्स से अगर कम रहेगा तभी हम लोग टोकोलाइटिक्स और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दवा देंगे, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन। When preterm labor occurs between 24 weeks to 37 weeks, give only corticosteroid। तो corticosteroid ही हम लोग देते हैं। अब एक और केस आता है हमारे पास, देख लेते हैं। तो अ प्रेग्नेंट फीमेल एट 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ये 32 वीक पे आ रही है, एक्सपेंसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसका सर्वाइकल लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैनेजमेंट क्या होगा, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, टोकोलाइटिक्स भी देंगे और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। और हम लोग लेबर को इंड्यूस नहीं कराते। तो व्हेन प्रीटर्म लेबर ऑकर्स लेस देन 34 वीक्स, तो अगर हम लोग का जो है 34 वीक्स से कम पे हो रहा है ना लेबर, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं और प्लस में टोकोलाइटिक ड्रग्स भी देते हैं। तो ये था हमारा प्रीटर्म लेबर या PRON। तो आज का लेक्चर हम लोग मिडवाइफरी सेक्शन में, आज के लिए लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।